एक बेरोजगार लड़का जिसने सिर्फ एक गलती की और उसकी पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे खत्म हो गई। ये कहानी आपको अंदर तक हिला देगी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनपुरा की सुबह हमेशा की तरह शांत थी। चारों तरफ खेत, कच्चे घर और लोगों की साधारण जिंदगी। लेकिन इस शांति के पीछे बहुत कुछ छुपा था, गरीबी, बेरोजगारी और टूटते सपने। गांव के किनारे एक टूटा हुआ घर था जिसमें रहता था रघुवीर। उम्र लगभग 26 साल, शरीर मजबूत लेकिन आंखों में थकान साफ दिखती थी। उसने इंटर तक पढ़ाई की थी और शहर जाकर नौकरी की तलाश भी की थी, लेकिन हर बार खाली हाथ लौट आया। उसके पिता रामस्वरूप एक किसान थे। पहले खेत अच्छे चलते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से बारिश का भरोसा नहीं रहा। कर्ज बढ़ता गया और फसल कम होती गई। एक दिन सुबह सुबह रामस्वरूप खेत से लौटे और गुस्से में बोले, रघु, कब तक ऐसे ही बैठे रहोगे? कुछ काम क्यों नहीं करते? रघुवीर ने चुपचाप जमीन की तरफ देखा। बाबूजी, काम ही नहीं मिल रहा। शहर गया था, हर जगह रिश्वत मांगते हैं। रामस्वरूप ने झुंझलाते हुए कहा, तो क्या भूखे मर जाएं? गांव में भी तो कुछ कर सकते हो। रघुवीर कुछ नहीं बोला। उसके अंदर गुस्सा था, लेकिन मजबूरी भी थी। उसी गांव में उसका एक दोस्त था, शंकर। शंकर की हालत भी कुछ ऐसी ही थी, लेकिन फर्क ये था कि शंकर ने गलत रास्ता चुन लिया था। वो रात में चोरी करता था और दिन में ऐसे घूमता जैसे कुछ हुआ ही न हो। एक शाम शंकर रघुवीर के पास आया और बोला, रघु, ऐसे कब तक जिएगा? मेहनत से कुछ नहीं मिलता, समझदार बनो। रघुवीर ने पूछा, क्या मतलब? शंकर ने धीरे से कहा, आज रात चल मेरे साथ। बस एक काम है, फिर देख जिंदगी बदल जाएगी। रघुवीर चौंक गया, चोरी? मैं ये सब नहीं कर सकता। शंकर हंसा, डरता है? देख, हम किसी गरीब का नहीं, साहूकार का माल उठाएंगे। उसे फर्क भी नहीं पड़ेगा। रघुवीर ने मना कर दिया, लेकिन उसके मन में बात बैठ गई। रात को जब वो अपने घर में लेटा था, उसकी मां खांस रही थी। दवा के पैसे नहीं थे, छोटे भाई की फीस भी बाकी थी। उसने खुद से कहा, क्या करूं मैं? अगली रात रघुवीर खुद चलकर शंकर के पास पहुंचा। शंकर मुस्कुराया, आ गया ना? चल अब असली जिंदगी दिखाता हूँ। दोनों रात के अंधेरे में गांव के सबसे अमीर आदमी महाजन लाला कैलाशनाथ के घर की तरफ बढ़े। घर बड़ा था, दीवारें ऊंची थीं, लेकिन शंकर पहले भी वहां जा चुका था। शंकर ने दीवार पार की और अंदर घुस गया। रघुवीर थोड़ी देर हिचकिचाया, फिर वो भी अंदर चला गया। घर के अंदर सन्नाटा था। दोनों धीरे धीरे चलते हुए तिजोरी वाले कमरे तक पहुंचे। शंकर ने फुसफुसाकर कहा, बस यही है असली खजाना। उसने ताला तोड़ा और अंदर से गहने और पैसे निकालने लगा। रघुवीर के हाथ कांप रहे थे। ये उसका पहला अपराध था। अचानक पीछे से आवाज आई, कौन है वहाँ? दोनों घबरा गए। लाला कैलाशनाथ उठ चुका था। शंकर ने तुरंत रघुवीर से कहा, भाग। दोनों भागने लगे, लेकिन रघुवीर फिसल गया। लाला ने उसे देख लिया और चिल्लाने लगा, चोर, चोर। गांव के लोग जाग गए। शंकर भाग निकला, लेकिन रघुवीर पकड़ा गया। लोगों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। रघुवीर चिल्ला रहा था, मुझे छोड़ दो, गलती हो गई। लेकिन किसी ने नहीं सुना। थोड़ी देर में पुलिस आ गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अगली सुबह पूरा गांव यही चर्चा कर रहा था, रघुवीर चोर निकला। रामस्वरूप का सिर शर्म से झुक गया। रघुवीर को थाने ले जाया गया। वहां इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह बैठा था। इंस्पेक्टर ने पूछा, क्यों किया चोरी? रघुवीर चुप रहा। एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। बोल। रघुवीर की आंखों में आंसू आ गए, साहब, मजबूरी थी। इंस्पेक्टर हंसा, सब यही कहते हैं। उसे लॉकअप में डाल दिया गया। रात भर रघुवीर सो नहीं पाया। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दूसरी तरफ शंकर आराम से अपने घर में बैठा था। किसी को शक भी नहीं था कि वो भी इस चोरी में शामिल था। कुछ दिनों बाद केस कोर्ट में पहुंचा। लाला कैलाशनाथ ने साफ कहा, यही लड़का था जिसने चोरी की।
रघुवीर के पास कोई वकील नहीं था। सरकारी वकील ने औपचारिक बहस की। जज ने फैसला सुनाया, रघुवीर को 3 साल की सजा दी जाती है। रामस्वरूप कोर्ट में ही रो पड़े। रघुवीर को जेल भेज दिया गया। जेल की दुनिया अलग थी। वहां हर कोई अपराधी था, लेकिन हर किसी की कहानी अलग थी। पहले दिन ही एक कैदी, जिसका नाम विजय था, उसके पास आया और बोला, नया है क्या? रघुवीर ने सिर हिलाया। विजय बोला, यहाँ जिंदा रहना है तो मजबूत बनना पड़ेगा। रघुवीर ने पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? विजय हंसा, कत्ल किया है। रघुवीर डर गया। धीरे धीरे वो जेल की जिंदगी में ढलने लगा। वहां उसने देखा कि कैसे छोटे अपराधी बड़े अपराधी बन जाते हैं। विजय उसे अक्सर समझाता, देख रघु, दुनिया सीधी नहीं है। अगर डरोगे तो लोग कुचल देंगे। रघुवीर के अंदर कुछ बदलने लगा। उसका गुस्सा बढ़ने लगा। उसे लगने लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। एक दिन उसे खबर मिली कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। उसने जेलर से कहा, साहब, मुझे एक बार घर जाने दो। जेलर ने मना कर दिया। कुछ दिनों बाद खबर आई, उसकी माँ नहीं रही। रघुवीर टूट गया। उस दिन उसने कसम खाई, अब मैं वही करूँगा जो ये दुनिया समझती है। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ गुस्सा था। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जो उसे एक छोटे चोर से एक खतरनाक अपराधी बना देगा। जेल में रघुवीर के दिन अब पहले जैसे नहीं रहे थे। पहले वो हर रात पछतावे में डूबा रहता था, लेकिन अब उसके अंदर कुछ और ही चल रहा था, गुस्सा, नफरत और बदले की आग। माँ की मौत ने उसे अंदर से तोड़ दिया था, लेकिन उसी ने उसे पत्थर भी बना दिया था। अब उसे किसी पर भरोसा नहीं था, यहाँ तक कि खुद पर भी नहीं। विजय अक्सर उसके साथ बैठता और उसकी हालत समझता था। एक शाम जब दोनों जेल के कोने में बैठे थे, विजय ने धीरे से कहा, रघु, तू बदल रहा है। पहले तू डरता था, अब तेरी आंखों में कुछ और है। रघुवीर ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, डर खत्म हो गया है। जब सब कुछ छिन जाता है ना, तब इंसान को कुछ खोने का डर नहीं रहता। विजय मुस्कुराया, यही तो असली ताकत है। लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख, नहीं तो तू खुद ही खत्म हो जाएगा। जेल में हर दिन एक जंग जैसा था। छोटे छोटे मुद्दों पर लड़ाई हो जाती थी। एक दिन खाने की लाइन में एक कैदी, जिसका नाम बबलू था, रघुवीर को धक्का देकर आगे निकल गया। पहले वाला रघुवीर शायद चुप रह जाता, लेकिन अब उसने उसका कॉलर पकड़ लिया। लाइन में खड़ा रह, उसने गुस्से में कहा। बबलू हंसा, नया नया आया है, ज्यादा उछल मत। अगले ही पल दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। बाकी कैदी शोर मचाने लगे। गार्ड्स आए और दोनों को अलग किया। रघुवीर के होंठ फट चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में दर्द नहीं, बल्कि संतोष था। पहली बार उसने खुद के लिए लड़ाई की थी। उस रात विजय ने उसे समझाया, देख, यहाँ लड़ाई करना जरूरी है, लेकिन हर वक्त नहीं। असली खेल दिमाग का होता है। रघुवीर ने पूछा, मतलब? विजय बोला, मतलब ये कि यहाँ दोस्त और दुश्मन सोच समझकर बनाओ। हर किसी से भिड़ोगे तो जिंदा नहीं रहोगे। धीरे धीरे रघुवीर ने ये बात समझनी शुरू कर दी। उसने कुछ कैदियों से दूरी बना ली और कुछ के साथ नजदीकी बढ़ा ली। अब वो चुपचाप सब कुछ देखता और समझता था। जेल में एक और कैदी था, सलीम। वो बहुत चालाक था और बाहर एक गैंग चलाता था। जेल में भी उसका रुतबा था। एक दिन सलीम ने रघुवीर को बुलाया। सुना है तूने बबलू को पीट दिया, उसने सिगरेट का कश लेते हुए कहा। रघुवीर ने बिना डरे जवाब दिया, उसने गलती की थी। सलीम ने हंसते हुए कहा, हिम्मत है तुझमें, काम आएगी। रघुवीर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो समझ गया कि सलीम उसे अपने काम में शामिल करना चाहता है। कुछ दिनों बाद सलीम ने उसे फिर बुलाया। इस बार उसने सीधा ऑफर दिया, जब तू बाहर जाएगा, मेरे साथ काम करेगा, पैसा मिलेगा, ताकत मिलेगी। रघुवीर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, कौन सा काम? सलीम ने सीधी नजरों से देखा, जो दुनिया गलत कहती है, लेकिन वही असली खेल है, चोरी, वसूली और जरूरत पड़े तो खून भी। रघुवीर के दिमाग में कई ख्याल आए। उसे अपने पिता का झुका हुआ सिर याद आया,
माँ की मौत याद आई और अपनी बेइज्जती भी। उसने धीरे से कहा, सोचूंगा। उसी रात वो सो नहीं पाया। उसके अंदर दो आवाजें लड़ रही थीं। एक कह रही थी कि वो गलत रास्ते पर जा रहा है और दूसरी कह रही थी कि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। सुबह होते होते उसने फैसला कर लिया। अगले दिन उसने सलीम से कहा, मैं तैयार हूँ। सलीम मुस्कुराया, अच्छा है, अब तू सही रास्ते पर आ गया है। उस दिन के बाद रघुवीर की जिंदगी और बदल गई। अब वो सिर्फ एक कैदी नहीं था, बल्कि एक बनने वाला अपराधी था। विजय ने जब ये सुना तो उसने उसे रोका, रघु, ये रास्ता बहुत खतरनाक है। एक बार इसमें घुस गया ना तो वापस नहीं आ पाएगा। रघुवीर ने ठंडे लहजे में कहा, वापस आने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। विजय चुप हो गया। उसे समझ आ गया कि रघुवीर अब नहीं रुकेगा। जेल में सलीम ने उसे बहुत कुछ सिखाया, कैसे ताले तोड़ते हैं, कैसे पुलिस से बचते हैं, कैसे लोगों को डराकर पैसे निकलवाते हैं। रघुवीर सब कुछ जल्दी सीख रहा था। अब वो पहले वाला भोला लड़का नहीं रहा था। समय बीतता गया, 2 साल गुजर गए। रघुवीर अब पूरी तरह बदल चुका था। उसका शरीर मजबूत हो गया था और दिमाग और भी तेज। अब वो हर चीज को अलग नजर से देखता था, एक मौके की तरह। एक दिन जेलर ने उसका नाम पुकारा, रघुवीर, तेरी रिहाई का समय आ गया है। ये सुनकर वो कुछ पल के लिए चुप रहा। 2 साल पहले वो इस दिन का इंतजार कर रहा था, लेकिन अब उसे कोई खुशी नहीं हुई। जेल के गेट से बाहर निकलते वक्त विजय ने उसे आखिरी बार कहा, अगर कभी वापस आना हो तो इंसान बनकर आना, अपराधी बनकर नहीं। रघुवीर ने कोई जवाब नहीं दिया। बाहर सलीम के आदमी उसका इंतजार कर रहे थे। एक जीप खड़ी थी। उनमें से एक ने कहा, भाई ने भेजा है, चलो अब असली काम शुरू होगा। रघुवीर ने एक बार पीछे मुड़कर जेल को देखा, फिर जीप में बैठ गया। जीप तेज रफ्तार से गांव से दूर शहर की तरफ बढ़ने लगी। रास्ते में खेत पीछे छूटते जा रहे थे और एक नई जिंदगी उसकी तरफ आ रही थी, अंधेरी, खतरनाक और खून से भरी। रघुवीर अब सिर्फ बेरोजगार युवक नहीं रहा था, वो एक अपराधी बनने की राह पर चल चुका था और उसे अब इस रास्ते से कोई डर नहीं था। जीप शहर की भीड़ में घुस चुकी थी। चारों तरफ शोर, हॉर्न, भीड़ और भागती जिंदगी। रघुवीर खिड़की से बाहर देख रहा था। ये दुनिया उसके गांव से बिल्कुल अलग थी। यहाँ हर कोई अपने मतलब के लिए भाग रहा था और किसी को किसी की परवाह नहीं थी। जीप आखिरकार एक पुराने गोदाम के सामने रुकी। बाहर से देखने पर ये जगह खाली लगती थी, लेकिन अंदर जाने पर पता चलता था कि ये एक गैंग का अड्डा है। अंदर सलीम बैठा था, उसके चारों तरफ उसके आदमी खड़े थे। रघुवीर को देखते ही उसने मुस्कुराते हुए कहा, आ गया तू, अब शुरू करते हैं असली खेल। रघुवीर चुपचाप उसके सामने खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर अब कोई हिचक नहीं थी। सलीम ने उसे एक बैग दिया, इसमें औजार हैं। आज रात तेरा पहला काम है। रघुवीर ने बैग खोला, उसमें लोहे की रॉड, कटर और कुछ दस्ताने थे। उसने बिना सवाल किए बैग बंद कर दिया। सलीम ने आगे कहा, एक दुकान है, मालिक बहुत अमीर है, हर महीने लाखों कमाता है, लेकिन मजदूरों को पैसे नहीं देता। आज उसकी तिजोरी साफ करनी है। रघुवीर ने सिर हिलाया, ठीक है। रात होते ही 4 लोग एक वैन में निकले। रघुवीर उनके साथ था। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन चेहरे पर कोई डर नहीं था। दुकान शहर के एक सुनसान इलाके में थी। सभी ने मास्क पहन लिया। सलीम का आदमी बोला, जल्दी काम करना, पुलिस की गश्त होती रहती है। रघुवीर ने ताला देखा और कुछ सेकंड में ही कटर से उसे काट दिया। अंदर घुसते ही सबने अलग अलग हिस्सों में काम शुरू कर दिया। रघुवीर सीधा तिजोरी की तरफ गया। उसने वो सब किया जो उसने जेल में सीखा था। कुछ ही मिनटों में तिजोरी खुल गई। अंदर नोटों के बंडल थे। उसने बैग भरना शुरू किया। तभी अचानक बाहर से आवाज आई, कौन है वहाँ? चौकीदार जाग गया था। एक आदमी ने घबराकर कहा, जल्दी निकलो। लेकिन रघुवीर ने शांत आवाज में कहा, घबराओ मत। उसने पास पड़ी लकड़ी उठाई और धीरे से दरवाजे के पास गया। जैसे ही चौकीदार अंदर आया, रघुवीर ने पीछे से वार किया। चौकीदार गिर पड़ा,
बेहोश हो गया। बाकी लोग हैरान थे, लेकिन रघुवीर का चेहरा बिल्कुल ठंडा था। चलो, उसने कहा। सब वैन में बैठकर भाग निकले। कुछ देर बाद सब अड्डे पर वापस पहुंचे। सलीम ने बैग खोला और पैसे देखकर खुश हो गया। शाबाश रघु, तूने तो कमाल कर दिया। रघुवीर चुप रहा, लेकिन अंदर से उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था, ना पछतावा, ना खुशी, बस खालीपन। अब वो रोज ऐसे ही काम करने लगा, कभी चोरी, कभी वसूली। धीरे धीरे उसका नाम गैंग में बढ़ने लगा। लोग उससे डरने लगे थे। वो अब हर काम बिना भावनाओं के करता था। एक दिन सलीम ने उसे एक नया काम दिया। इस बार थोड़ा अलग है, उसने कहा। एक आदमी है महेंद्र, उसने हमारा पैसा नहीं लौटाया, उसे समझाना है। रघुवीर ने पूछा, समझाना या खत्म करना? सलीम ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, जरूरत पड़ी तो दोनों। उस रात रघुवीर और 2 लोग महेंद्र के घर पहुंचे। महेंद्र एक छोटा व्यापारी था। दरवाजा खटखटाया गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, रघुवीर ने उसे धक्का देकर अंदर गिरा दिया। पैसे क्यों नहीं दिए? रघुवीर ने सख्त आवाज में पूछा। महेंद्र कांपते हुए बोला, मेरे पास नहीं है, थोड़ा समय दे दो। रघुवीर ने उसे कॉलर से पकड़ लिया। समय खत्म हो चुका है। महेंद्र की पत्नी और बच्चा रोने लगे। ये देखकर कुछ पल के लिए रघुवीर रुक गया। उसे अपना घर याद आ गया, माँ, पिता, भाई। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। आखिरी मौका है, उसने कहा। 3 दिन में पैसे नहीं दिए तो बुरा होगा। वो लोग वहां से निकल गए। रास्ते में एक साथी ने कहा, तूने उसे छोड़ क्यों दिया? खत्म कर देते। रघुवीर ने सख्त लहजे में कहा, हर बार खून जरूरी नहीं होता, डर ही काफी है। लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद से लड़ रहा था। क्या वो वही बन गया था जिससे वो नफरत करता था? 3 दिन बाद खबर आई, महेंद्र ने पैसे दे दिए। सलीम खुश था। देखा, तेरे तरीके काम करते हैं, उसने कहा। धीरे धीरे रघुवीर गैंग का सबसे भरोसेमंद आदमी बन गया। अब हर बड़ा काम उसे ही दिया जाता था। लेकिन इसी बीच गांव से एक खबर आई। उसके पिता, रामस्वरूप, बहुत बीमार हैं। रघुवीर कुछ पल के लिए चुप हो गया। इतने दिनों में उसने एक बार भी घर की तरफ नहीं देखा था। सलीम ने पूछा, क्या हुआ? रघुवीर ने धीमी आवाज में कहा, मुझे गांव जाना है। सलीम ने उसे देखा। जाओ, लेकिन याद रखना, अब तू उस दुनिया का हिस्सा नहीं रहा। रघुवीर ने सिर हिलाया। अगले दिन वो बस से अपने गांव की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में वही खेत, वही पेड़, वही रास्ते, लेकिन इस बार सब कुछ अलग लग रहा था। जब वो गांव पहुंचा, तो लोगों की नजरें बदल चुकी थीं। अब वो बेरोजगार लड़का नहीं था, वो एक अपराधी था। घर पहुंचते ही उसने अपने पिता को खाट पर लेटे देखा। उनकी हालत बहुत खराब थी। रामस्वरूप ने उसे देखा और धीमी आवाज में कहा, आ गया तू? रघुवीर की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। बाबूजी, आप ठीक हो जाओगे। रामस्वरूप ने उसका हाथ पकड़ लिया। तू क्या बन गया है रघु? गांव वाले सब बताते हैं। रघुवीर चुप रहा। रामस्वरूप ने आखिरी बार कहा, ये रास्ता छोड़ दे बेटा, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। रघुवीर कुछ बोल पाता, उससे पहले ही रामस्वरूप की सांसें थम गईं। रघुवीर के हाथ में उसके पिता का ठंडा होता हुआ हाथ था। इस बार वो खुद को रोक नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा अब और बढ़ चुका था। उसे लगने लगा कि दुनिया ने उससे सब कुछ छीन लिया है, अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। उस रात उसने एक फैसला लिया। अब वो सिर्फ एक अपराधी नहीं रहेगा, वो इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनेगा। रामस्वरूप की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी, लेकिन रघुवीर के अंदर जल रही आग अब और तेज हो चुकी थी। गांव के लोग दूर खड़े उसे देख रहे थे। कोई उसके पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सबको पता था कि अब वो पहले वाला रघुवीर नहीं रहा। अंतिम संस्कार के बाद जब वो घर के आंगन में अकेला बैठा था, तभी गांव का प्रधान हरिकिशन वहां आया। उसके साथ 2-3 लोग और थे। हरिकिशन ने बनावटी सहानुभूति के साथ कहा, रघुवीर, बहुत दुख हुआ तेरे पिता के जाने का।
रघुवीर ने उसकी तरफ बिना देखे कहा, सीधे बात करो। हरिकिशन थोड़ा असहज हुआ, फिर बोला, देख, तेरे पिता पर जो कर्ज था अब वो तुझे चुकाना होगा। रघुवीर ने पहली बार उसकी तरफ नजर उठाई। कितना? हरिकिशन मुस्कुराया, ब्याज समेत करीब 1.5 लाख। रघुवीर के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, लेकिन उसकी मुठियां भींच गईं। उसे याद था कि असली कर्ज इससे बहुत कम था। ये साफ लूट थी, और अगर ना दूं तो? रघुवीर ने धीमी आवाज में पूछा। हरिकिशन ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तो घर और जमीन जब्त हो जाएगी। कानून हमारे साथ है। रघुवीर खड़ा हो गया। कुछ पल तक दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराती रहीं। फिर रघुवीर ने कहा, ठीक है, सोचकर बताऊंगा। हरिकिशन चला गया, लेकिन जाते जाते वो ये समझ चुका था कि ये लड़का अब आसान नहीं है। उस रात रघुवीर घर के बाहर बैठा था। चांदनी फैली हुई थी, लेकिन उसके दिमाग में अंधेरा था। वो सोच रहा था, क्या वो फिर से उसी गरीबी में लौट जाए, या इस बार खेल अपने तरीके से खेले। सुबह होते ही वो गांव के बाहर वाले खेत की तरफ गया, जहां शंकर अक्सर मिलता था। काफी समय बाद दोनों आमने सामने थे। शंकर ने हंसते हुए कहा, अरे रघु, सुना है तू अब बड़ा आदमी बन गया है। रघुवीर ने ठंडी नजरों से उसे देखा, तू भी तो वही है जिसने मुझे इस रास्ते पर डाला। शंकर कुछ पल के लिए चुप हो गया, फिर बोला, गलती तो तेरी भी थी, मैंने मजबूर नहीं किया था। रघुवीर ने बात खत्म करते हुए कहा, मुझे काम चाहिए, बड़ा काम। शंकर की आंखों में चमक आ गई, क्या करने का सोच रहा है? रघुवीर ने धीरे से कहा, जिसने हमारा सब कुछ छीना उसे सबक सिखाना है। शंकर समझ गया कि बात किसकी हो रही है। हरिकिशन। दोनों ने उसी दिन योजना बनाई। रात को प्रधान के घर पर हमला करना था। इस बार सिर्फ चोरी नहीं, बल्कि हिसाब बराबर करना था। रात गहरी हो चुकी थी, गांव सो चुका था। रघुवीर और शंकर चुपचाप हरिकिशन के घर के पीछे पहुंचे। घर बड़ा था, लेकिन सुरक्षा ढीली थी। उन्हें पता था कि कहां से अंदर घुसना है। दोनों अंदर पहुंचे। हरिकिशन अपने कमरे में सो रहा था। रघुवीर धीरे धीरे उसके पास गया। अचानक हरिकिशन की आंख खुल गई। उसने घबराकर पूछा, कौन? रघुवीर ने मास्क हटाया, मैं हूँ रघुवीर। हरिकिशन का चेहरा सफेद पड़ गया, तू यहाँ क्या कर रहा है? रघुवीर ने ठंडी आवाज में कहा, हिसाब बराबर करने आया हूँ। हरिकिशन उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन शंकर ने उसे पकड़ लिया। रघुवीर ने उससे कहा, मेरे पिता से जितना कर्ज था उतना ही लेना चाहिए था, तूने लालच किया। हरिकिशन डर के मारे कांप रहा था, गलती हो गई, मैं सब ठीक कर दूंगा। रघुवीर की आंखों में अब कोई दया नहीं थी। अब बहुत देर हो चुकी है। अगले ही पल उसने लोहे की रॉड उठाई और जोर से वार किया। कमरे में चीख गूंज उठी। कुछ ही मिनटों में सब खत्म हो गया। हरिकिशन जमीन पर पड़ा था बेजान। शंकर के हाथ कांप रहे थे, रघु, तूने उसे मार दिया। रघुवीर ने शांत आवाज में कहा, ये जरूरी था। दोनों जल्दी जल्दी घर से पैसे और जरूरी कागजात लेकर बाहर निकल गए। गांव में अभी भी सन्नाटा था, किसी को कुछ पता नहीं चला। लेकिन सुबह होते ही खबर आग की तरह फैल गई, प्रधान की हत्या हो गई। पूरा गांव दहशत में था। पुलिस तुरंत पहुंच गई। इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह भी आया, वही जिसने रघुवीर को पहले गिरफ्तार किया था। उसने लाश को देखा और बोला, ये काम किसी नए आदमी का नहीं है, इसमें दिमाग लगा है। गांव वालों से पूछताछ शुरू हुई। कुछ लोगों ने रघुवीर का नाम लिया, वो कल ही गांव आया था और उसका झगड़ा भी हुआ था। इंस्पेक्टर की आंखों में शक गहरा गया। उधर रघुवीर और शंकर गांव से दूर एक सुनसान जगह पर बैठे थे। शंकर अभी भी डरा हुआ था, पुलिस हमें पकड़ लेगी। रघुवीर ने सख्त आवाज में कहा, अगर डर गया तो यहीं खत्म हो जाएगा। अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। शंकर चुप हो गया। रघुवीर ने जेब से पैसे निकाले और कहा, ये सिर्फ शुरुआत है, अब हम छोटे मोटे चोर नहीं रहेंगे। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, खतरनाक, ठंडी और निर्दयी। उसी समय दूर से पुलिस की जीप की आवाज सुनाई दी। शंकर घबरा गया,
लगता है हमें ढूंढते हुए आ रहे हैं। रघुवीर खड़ा हो गया और बोला, तो आज देखते हैं कौन किसे पकड़ता है। उसकी मुट्ठियां कस चुकी थीं। अब ये सिर्फ भागने की कहानी नहीं रही थी, ये एक अपराधी के जन्म की कहानी बन चुकी थी। दूर से आती पुलिस जीप की आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी। शंकर के चेहरे का रंग उड़ चुका था, उसके हाथ कांप रहे थे। रघु, अब क्या करें? भागें? रघुवीर ने आसपास नजर दौड़ाई, खेत, झाड़ियां और एक सूखा नाला। उसने तेजी से सोचा और बोला, भागेंगे नहीं, छिपेंगे। अभी भागे तो सीधे शक हम पर आएगा। दोनों नाले के पास झाड़ियों में छिप गए। कुछ ही देर में पुलिस जीप वहां से गुजरी। इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह खुद जीप में बैठा था। उसकी नजरें चारों तरफ घूम रही थीं, जैसे उसे यकीन हो कि आरोपी कहीं यहीं आसपास है। जीप आगे निकल गई, लेकिन दोनों की सांसें अभी भी तेज थीं। शंकर ने फुसफुसाकर कहा, बच गए। रघुवीर ने धीरे से जवाब दिया, अभी नहीं, ये शुरुआत है। उसी दिन शाम तक गांव में पुलिस की जांच तेज हो गई। हर घर में पूछताछ, हर रास्ते पर नजर। कुछ लोगों ने खुलकर कहा कि रघुवीर का प्रधान से झगड़ा हुआ था। ये बात सीधे इंस्पेक्टर तक पहुंची। इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह ने अपने सिपाहियों से कहा, रघुवीर को ढूंढो। वो अब छोटा चोर नहीं रहा, ये हत्या उसी ने की है, मुझे पूरा शक है। उधर रघुवीर ने फैसला किया कि अब गांव में रुकना खतरे से खाली नहीं है। उसने शंकर से कहा, तू यहीं रह। अगर तू गायब हुआ तो शक और बढ़ेगा। मैं शहर जा रहा हूँ। शंकर घबरा गया, और मैं? अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो? रघुवीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, डर मत, कुछ नहीं होगा, बस मुंह बंद रखना। अगले ही दिन रघुवीर गांव छोड़कर शहर वापस लौट गया। सलीम के अड्डे पर पहुंचते ही उसने सारी बात बता दी। सलीम कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तूने बड़ा खेल खेल दिया है। गांव का प्रधान मार दिया, पुलिस पीछे पड़ेगी ही। रघुवीर ने ठंडी आवाज में कहा, डर नहीं लगता। सलीम मुस्कुराया, अच्छा है, लेकिन अब तुझे और समझदारी से काम करना होगा। कुछ दिनों तक सब शांत रहा। रघुवीर फिर से अपने काम में लग गया, लेकिन इस बार वो और ज्यादा सावधान था। हर कदम सोच समझकर उठाता था। उधर गांव में पुलिस का दबाव बढ़ता जा रहा था। एक दिन पुलिस ने शंकर को पकड़ लिया। थाने में उसे बुरी तरह पीटा गया। इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह ने सख्त आवाज में कहा, सच बता, वरना हड्डियां तोड़ दूंगा। शंकर पहले तो चुप रहा, लेकिन दर्द ज्यादा हो गया। आखिरकार वो टूट गया। हाँ, हमने ही किया, उसने कांपते हुए कहा। इंस्पेक्टर ने तुरंत पूछा, हमने मतलब? और कौन था? शंकर ने धीरे से कहा, रघुवीर। बस यही वो पल था जब केस पूरी तरह खुल गया। इंस्पेक्टर ने तुरंत टीम बनाई और शहर के लिए रवाना हो गया। उधर रघुवीर को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसका नाम सामने आ चुका है। वो एक नए काम की तैयारी कर रहा था। रात को जब वो अड्डे से बाहर निकला, तभी अचानक चारों तरफ से पुलिस ने उसे घेर लिया। रघुवीर, हथियार डाल दे, इंस्पेक्टर की आवाज गूंजी। रघुवीर कुछ पल के लिए चौंका, लेकिन उसने तुरंत संभलते हुए भागने की कोशिश की। उसने एक गली में दौड़ लगाई, लेकिन सामने से भी पुलिस आ गई। अब वो पूरी तरह घिर चुका था। उसने चारों तरफ देखा, बचने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसने अपने हाथ ऊपर कर दिए। मैं सरेंडर करता हूँ। पुलिस ने तुरंत उसे पकड़ लिया और हथकड़ी लगा दी। इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह उसके सामने आकर बोला, कहा था ना, अपराध का अंत जेल ही होता है। रघुवीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ये अंत नहीं है, अभी बहुत कुछ बाकी है। उसे थाने ले जाया गया। इस बार मामला छोटा नहीं था, हत्या का आरोप था। पूछताछ शुरू हुई। क्यों मारा प्रधान को? इंस्पेक्टर ने पूछा। रघुवीर चुप रहा। एक थप्पड़ पड़ा। बोल, रघुवीर ने धीरे से कहा, उसने हमारे साथ धोखा किया था। इंस्पेक्टर हंसा, तो तूने कानून अपने हाथ में ले लिया। रघुवीर ने सख्त आवाज में कहा, कानून कभी हमारे साथ था ही नहीं। पूछताछ कई घंटे चली। आखिरकार सारे सबूत और शंकर के बयान के आधार पर केस मजबूत हो गया। कुछ दिनों बाद केस कोर्ट में पहुंचा।
इस बार मामला गंभीर था। मीडिया भी पहुंच गई, गांव के लोग भी आए। जज के सामने रघुवीर खड़ा था, शांत, बिना किसी पछतावे के। सरकारी वकील ने सारे सबूत पेश किए, शंकर का बयान, घटनास्थल से मिले सबूत और गांव वालों की गवाही। रघुवीर के पास कोई मजबूत बचाव नहीं था। कुछ हफ्तों तक सुनवाई चली। आखिरकार वो दिन आया जब फैसला सुनाया जाना था। कोर्ट में सन्नाटा था। जज ने कहा, सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि आरोपी रघुवीर हत्या का दोषी है। रघुवीर बिना पलक झपकाए खड़ा रहा। उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। ये सुनते ही कोर्ट में हलचल मच गई। शंकर भी वहीं खड़ा था, उसकी आंखों में डर था। उसे भी सजा मिली, 10 साल की कैद। रघुवीर को पुलिस वापस जेल ले जाने लगी। जाते जाते उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। गांव के लोग, अदालत, सब कुछ धुंधला सा लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। जेल का दरवाजा फिर से उसके सामने था, लेकिन इस बार वो सिर्फ एक कैदी नहीं था, वो एक आजीवन कैदी था। और उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जेल का भारी लोहे का दरवाजा फिर से बंद हुआ, लेकिन इस बार आवाज कुछ अलग थी, जैसे हमेशा के लिए किसी रास्ते का अंत हो गया हो। रघुवीर को इस बार सीधे हाई सिक्योरिटी बैरक में भेजा गया। यहाँ वो कैदी रखे जाते थे जिन पर गंभीर अपराध साबित हो चुके थे, हत्या, गैंगवार और आजीवन कारावास। बैरक के अंदर का माहौल पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक था। यहाँ हर चेहरा एक कहानी था, लेकिन हर कहानी में खून था। रघुवीर को एक कोने में जगह दी गई। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। कुछ लोग उसे घूर रहे थे, कुछ अपनी दुनिया में खोए थे। एक भारी भरकम आदमी, जिसका नाम जगत था, उसके पास आया। उसकी आंखों में डराने वाली चमक थी। नया माल आया है, उसने हंसते हुए कहा। क्या नाम है तेरा? रघुवीर ने शांत स्वर में जवाब दिया, रघुवीर। जगत ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। सुना है तूने गांव के प्रधान को मार दिया, हिम्मत है? रघुवीर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जगत थोड़ा और करीब आकर बोला, लेकिन यहाँ हिम्मत से ज्यादा ताकत चलती है, समझा? रघुवीर ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, समझ जाऊंगा। उस जवाब में न डर था, न घमंड, बस एक ठंडापन था। जगत कुछ पल उसे देखता रहा, फिर हंसकर चला गया। जेल की जिंदगी अब और भी सख्त हो गई थी। सुबह जल्दी उठना, गिनती, काम और फिर वही बंद बैरक। लेकिन यहाँ हर दिन एक नई परीक्षा होती थी। कुछ दिनों बाद एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। खाने के समय 2 कैदियों के बीच झगड़ा हो गया। बात इतनी बड़ी कि एक ने दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया। पूरा बैरक हंगामे में बदल गया। गार्ड्स दौड़े, लाठियां चली और किसी तरह मामला शांत हुआ। रघुवीर ये सब देख रहा था। उसे एहसास हुआ कि यहाँ जिंदा रहने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि दिमाग भी चाहिए। उसी रात जगत फिर उसके पास आया। देख लिया ना, यहाँ क्या होता है, उसने कहा। अगर मेरे साथ रहेगा तो सुरक्षित रहेगा। रघुवीर ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, और बदले में? जगत मुस्कुराया, बस वफादारी, और जो कहूँ वो करना होगा। रघुवीर ने सिर हिलाया, ठीक है। अब वो जगत के ग्रुप का हिस्सा बन चुका था। इससे उसे एक तरह की सुरक्षा मिल गई, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारियां भी आईं। धीरे धीरे रघुवीर ने जेल के अंदर के खेल को समझना शुरू कर दिया। कौन किसके साथ है, कौन किससे डरता है, और कौन किसके खिलाफ साजिश कर रहा है। एक दिन जगत ने उसे एक काम दिया। एक कैदी है, मोहन। वो हमारे खिलाफ गवाही देने वाला है। उसे डराना है, ताकि वो चुप हो जाए। रघुवीर ने पूछा, अगर नहीं डरा तो? जगत ने बिना झिझक कहा, तो फिर हमेशा के लिए चुप करा देना। रघुवीर कुछ पल के लिए चुप हो गया। ये अब सिर्फ डराने या चोरी का खेल नहीं था, ये जिंदगी और मौत का फैसला था। लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया। रात को जब सब सो रहे थे, रघुवीर चुपचाप मोहन के पास पहुंचा। मोहन एक कमजोर सा आदमी था, जिसकी आंखों में पहले से ही डर था। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मोहन ने उसे देखते ही कहा। रघुवीर उसके सामने बैठ गया। अगर गवाही दी
तो ये तेरी आखिरी गलती होगी। मोहन रोने लगा, मेरे परिवार का क्या होगा? ये सुनकर कुछ पल के लिए रघुवीर के अंदर कुछ हिला। उसे अपना अतीत याद आया, उसका परिवार, उसकी माँ, उसके पिता। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को सख्त कर लिया। सोच ले, उसने कहा और वहां से चला गया। अगले दिन खबर आई, मोहन ने गवाही देने से मना कर दिया। जगत बहुत खुश हुआ, तू काम का आदमी है रघु। अब रघुवीर का नाम जेल में फैलने लगा था। लोग उससे डरने लगे थे। वो अब सिर्फ एक कैदी नहीं था, बल्कि एक खतरनाक खिलाड़ी बन चुका था। लेकिन इस सब के बीच उसके अंदर कहीं एक खालीपन अभी भी था। रात को जब सब सो जाते, वो अक्सर जागता रहता। अंधेरे में छत को घूरते हुए सोचता, क्या यही उसकी जिंदगी है? क्या अब यही उसका अंत है? एक दिन उसे खबर मिली कि उसका छोटा भाई गांव छोड़कर शहर चला गया है। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ है। ये सुनकर रघुवीर के दिल में एक अजीब सा दर्द उठा। सब खत्म हो गया, उसने खुद से कहा। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में वही ठंडापन लौट आया। नहीं, अभी नहीं। उसी दिन जेल में एक नया कैदी लाया गया। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन बाकी कैदियों से अलग था। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था। कुछ ही दिनों में ये साफ हो गया कि अर्जुन कोई साधारण कैदी नहीं है। वो पढ़ा लिखा था, चालाक था, और उसके दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा था। एक शाम अर्जुन खुद रघुवीर के पास आया और बोला, सुना है तू यहाँ का उभरता हुआ नाम है। रघुवीर ने उसे देखा, और तू? अर्जुन मुस्कुराया, मैं वो हूँ जो इस जेल से बाहर निकलने का रास्ता जानता है। रघुवीर की आंखें सिकुड़ गईं, क्या मतलब? अर्जुन ने धीरे से कहा, मतलब ये कि अगर तू चाहे तो ये आजीवन कैद भी खत्म हो सकती है। कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई। जेल की मोटी दीवारों के बीच एक खतरनाक विचार जन्म ले चुका था, और रघुवीर के सामने पहली बार एक नया रास्ता खुल रहा था, भागने का रास्ता। अर्जुन की बात सुनने के बाद रघुवीर कई रातों तक सो नहीं पाया। आजीवन कारावास का मतलब था पूरी जिंदगी इन्हीं दीवारों के बीच खत्म हो जाना। लेकिन अब पहली बार उसे लगा कि शायद कोई रास्ता है, एक ऐसा रास्ता जो उसे इस कैद से बाहर निकाल सकता है। अगले दिन उसने अर्जुन को ढूंढा। वो बैरक के कोने में बैठा कुछ लिख रहा था। रघुवीर उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। कल जो कहा था वो मजाक था या सच? अर्जुन ने बिना घबराए उसकी तरफ देखा। मैं मजाक नहीं करता। तो कैसे? रघुवीर ने सीधा सवाल किया। अर्जुन ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, फिर धीमी आवाज में कहा, यहाँ हर चीज का एक सिस्टम है, गार्ड, शिफ्ट, गिनती, दरवाजे, और हर सिस्टम में एक कमजोरी होती है। मैंने उसे ढूंढ लिया है। रघुवीर ध्यान से सुन रहा था। अर्जुन आगे बोला, हर शनिवार रात को गार्ड बदलते समय 5 मिनट का गैप होता है। उसी समय पीछे वाले गेट की निगरानी सबसे कमजोर होती है। अगर हम सही तरीके से प्लान करें तो वहां से निकल सकते हैं। रघुवीर ने पूछा, हम मतलब कौन? अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया, तू, मैं और कुछ चुनिंदा लोग। ज्यादा लोग होंगे तो रिस्क बढ़ जाएगा। रघुवीर ने गहरी सांस ली। ये आसान नहीं था, लेकिन नामुमकिन भी नहीं लग रहा था। उसी समय जगत वहां आ गया। उसने दोनों को साथ देखा तो शक भरी नजरों से पूछा, क्या चल रहा है यहाँ? अर्जुन चुप हो गया, लेकिन रघुवीर ने तुरंत बात संभाल ली, कुछ नहीं, बस यूं ही। जगत ने रघुवीर को अलग ले जाकर कहा, उससे दूर रह, वो सीधा आदमी नहीं है। रघुवीर ने शांत स्वर में कहा, मैं संभाल लूंगा। लेकिन अब रघुवीर के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, भागना। अगले कुछ दिनों में अर्जुन और रघुवीर ने धीरे धीरे योजना बनानी शुरू कर दी। उन्होंने जेल के हर कोने का निरीक्षण किया, कौन सा गार्ड कब आता है, किस समय कहाँ ढील होती है। अर्जुन ने बताया, हमें 3 चीजों की जरूरत होगी, एक नकली चाबी, एक रस्सी और सही समय। रघुवीर ने पूछा, चाबी कहाँ से आएगी? अर्जुन बोला, वो मेरा काम है। कुछ ही दिनों में अर्जुन ने एक गार्ड को पैसे का लालच देकर अपने साथ मिला लिया। उस गार्ड ने उन्हें पीछे वाले गेट की चाबी की नकल बनाने का मौका दे दिया। रघुवीर को ये सब थोड़ा अजीब लग रहा था,
लेकिन उसने सवाल नहीं किया। एक रात जब सब सो रहे थे, अर्जुन ने उसे बुलाया। सब तैयार है, उसने कहा। अगले शनिवार हम निकलेंगे। रघुवीर की धड़कन तेज हो गई। लेकिन इसी बीच एक और चीज हो रही थी। जगत को शक होने लगा था। वो देख रहा था कि रघुवीर अब उससे दूरी बना रहा है और अर्जुन के साथ ज्यादा समय बिता रहा है। एक दिन उसने रघुवीर को रोका, तू कुछ छुपा रहा है। रघुवीर ने ठंडी नजरों से कहा, तुझे ऐसा लगता है। जगत गुस्से में बोला, अगर तूने कोई गड़बड़ की ना, तो याद रखना, यहाँ से बाहर निकलने से पहले ही तुझे खत्म कर दूंगा। रघुवीर ने बिना डरे जवाब दिया, कोशिश करके देख। दोनों के बीच अब तनाव साफ दिखने लगा था। शनिवार करीब आ रहा था। हर दिन रघुवीर के लिए भारी होता जा रहा था। वो जानता था कि ये प्लान सफल हुआ तो आज़ादी मिलेगी और अगर फेल हुआ तो शायद मौत। आखिर वो रात आ ही गई। पूरा जेल शांत था। गार्ड्स अपनी ड्यूटी बदल रहे थे। अर्जुन ने इशारा किया, यही समय है। रघुवीर, अर्जुन और 2 और कैदी चुपचाप उठे और पीछे वाले गेट की तरफ बढ़े। अर्जुन ने जेब से नकली चाबी निकाली और ताले में डाली। कुछ सेकंड के लिए सबकी सांसें थम गईं। क्लिक, ताला खुल गया। चारों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। लेकिन जैसे ही उन्होंने गेट खोला, अचानक चारों तरफ से आवाज गूंजी, रुको, कोई नहीं हिलेगा। चारों तरफ पुलिस और गार्ड्स खड़े थे। रघुवीर समझ गया ये जाल था। अर्जुन पीछे हट गया। उसके चेहरे पर अब मुस्कान थी। रघुवीर ने गुस्से में पूछा, तूने धोखा दिया। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, ये ही मेरा प्लान था, अपनी सजा कम करने का। रघुवीर की आंखों में खून उतर आया। गार्ड्स ने तुरंत चारों को पकड़ लिया। लाठियां चली, सबको जमीन पर गिरा दिया गया। इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह भी वहां मौजूद था। उसने रघुवीर को देखते हुए कहा, भागने की कोशिश, अब तेरी सजा और बढ़ेगी। रघुवीर चुप रहा, लेकिन उसकी नजरें अर्जुन पर टिकी थीं। उस रात उसे अलग सेल में डाल दिया गया, एकदम अकेले। चारों तरफ सिर्फ दीवारें थीं और अंधेरा, लेकिन उसके अंदर अब पहले से भी ज्यादा आग थी। अब ये खेल खत्म नहीं होगा, उसने खुद से कहा। उसकी मुट्ठियां कस चुकी थीं। अब ये सिर्फ कैद की कहानी नहीं रही थी, ये बदले की कहानी बन चुकी थी। अकेली कोठरी में बंद रघुवीर के लिए समय जैसे रुक गया था। ना कोई आवाज, ना कोई इंसान, सिर्फ 4 दीवारें और भीतर गूंजता हुआ उसका अपना दिमाग। दिन और रात का फर्क मिट चुका था। बस एक छोटी सी खिड़की से आती हल्की रोशनी बताती थी कि बाहर दुनिया अभी भी चल रही है। भागने की कोशिश के बाद जेल प्रशासन ने उसे सख्त सजा दी थी, पूरी तरह एकांत। खाना भी दरवाजे के नीचे से सरका दिया जाता था, बिना किसी बातचीत के। पहले 2 दिन तक रघुवीर गुस्से में दीवारों पर मुक्के मारता रहा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा घूम रहा था, अर्जुन। धोखेबाज, वो बार बार बड़बड़ाता। तीसरे दिन उसके हाथों में दर्द इतना बढ़ गया कि वो चुपचाप कोने में बैठ गया। पहली बार उसके अंदर खालीपन महसूस हुआ, गहरा, भारी और डरावना। धीरे धीरे वो सोचने लगा, अगर अर्जुन ने धोखा ना दिया होता तो क्या वो सच में भाग पाता, या फिर गोली का शिकार हो जाता? क्या सच में आज़ादी उसका इंतजार कर रही थी, या मौत? इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। कुछ दिन बाद इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह उससे मिलने आया। कोठरी के बाहर खड़े होकर उसने कहा, कैसा लग रहा है अकेले? रघुवीर ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। इंस्पेक्टर ने फिर कहा, तू समझदार है, लेकिन गलत रास्ता चुना। अभी भी मौका है, अगर सहयोग करेगा तो तेरी हालत थोड़ी आसान हो सकती है। रघुवीर ने धीमी आवाज में कहा, अब आसान या मुश्किल से क्या फर्क पड़ता है? इंस्पेक्टर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, फर्क पड़ता है, अगर तू जिंदा रहना चाहता है। रघुवीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं पहले ही मर चुका हूँ। ये सुनकर इंस्पेक्टर चला गया, लेकिन जाते जाते उसने एक बात कही, हर अपराधी यही सोचता है, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। उसके जाने के बाद रघुवीर फिर से अकेला रह गया। दिन बीतते गए, धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होने लगा, लेकिन उसकी जगह एक ठंडी सोच ने ले ली।
अब वो हर चीज को अलग नजर से देखने लगा था। एक रात उसे अचानक एक आवाज सुनाई दी पास की कोठरी से। सुन रहा है? किसी ने धीरे से कहा। रघुवीर चौंका। इतने दिनों में पहली बार उसने किसी इंसान की आवाज सुनी थी। कौन? उसने पूछा। नाम है सुरेश, उधर से जवाब आया। तू नया है ना यहाँ? रघुवीर ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, हाँ। धीरे धीरे दोनों के बीच बात होने लगी। सुरेश भी एक कैदी था जो कई सालों से जेल में था। सुरेश ने पूछा, क्यों आया यहाँ? रघुवीर ने सीधा जवाब दिया, हत्या। कुछ पल खामोशी रही, फिर सुरेश बोला, गुस्से में किया होगा। रघुवीर ने कहा, नहीं, सोच समझकर। सुरेश हल्का सा हंसा, तो फिर पछतावा भी नहीं होगा। रघुवीर चुप हो गया। कुछ देर बाद सुरेश ने कहा, जानता है यहाँ सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कौन? रघुवीर ने पूछा। खुद तू, सुरेश ने जवाब दिया। ये बात रघुवीर के दिमाग में बैठ गई। अगले कई दिनों तक वो इस बारे में सोचता रहा। क्या सच में वो खुद ही अपना दुश्मन था? क्या उसने अपने ही हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी? पहली बार उसके अंदर हल्का सा पछतावा जागा, लेकिन वो अभी भी बहुत छोटा था। कुछ दिनों बाद उसे फिर से सामान्य बैरक में भेज दिया गया। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। जगत अब उससे नाराज था, क्योंकि उसे लगा कि रघुवीर ने उसे धोखा दिया। दूसरी तरफ अर्जुन को जेल प्रशासन ने कुछ राहत दे दी थी, क्योंकि उसने भागने की साजिश का खुलासा किया था। रघुवीर ने अर्जुन को दूर से देखा। दोनों की नजरें मिलीं। अर्जुन ने हल्की मुस्कान दी। ये देखकर रघुवीर के अंदर फिर से गुस्सा भड़क उठा। उस रात उसने फैसला कर लिया, अब हिसाब बराबर होगा। लेकिन इस बार वो जल्दबाजी नहीं करेगा। अब वो हर कदम सोच समझकर उठाएगा। अगले कुछ दिनों में उसने चुपचाप सब पर नजर रखना शुरू कर दिया। कौन कहाँ जाता है, किससे मिलता है, किस समय कौन कमजोर होता है, सब कुछ। उसने खुद को पूरी तरह शांत दिखाना शुरू कर दिया। जगत को लगा कि वो डर गया है। अर्जुन को लगा कि वो टूट चुका है। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। रघुवीर अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था, क्योंकि अब वो सिर्फ गुस्से से नहीं, बल्कि दिमाग से काम कर रहा था। और उसका अगला निशाना तय हो चुका था। अर्जुन। जेल के बैरक में सब कुछ पहले जैसा ही दिख रहा था। लाइन में लगना, खाना लेना, काम करना। लेकिन रघुवीर के अंदर अब सब कुछ बदल चुका था। उसका हर कदम अब सोच समझकर उठता था। वो कम बोलता, ज्यादा देखता और हर चेहरे को पढ़ने की कोशिश करता। अर्जुन अब पहले से ज्यादा आराम में था। उसे जेल प्रशासन से कुछ सहूलियतें मिल गई थीं, हल्का काम, थोड़ा ज्यादा खुला समय। ये सब देखकर बाकी कैदी उससे दूरी बनाकर रखते थे, लेकिन रघुवीर उसे ध्यान से देख रहा था। एक दिन खाने के समय रघुवीर जानबूझकर अर्जुन के पास जाकर बैठ गया। अर्जुन ने उसे देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, जिंदा है तू, अच्छा है। रघुवीर ने शांत आवाज में कहा, तेरे जैसे लोगों की वजह से ही। अर्जुन ने बिना झिझक जवाब दिया, ये दुनिया ही ऐसी है रघु, यहाँ या तो तू धोखा देता है या धोखा खाता है। रघुवीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हर धोखे का हिसाब होता है, बस समय लगता है। अर्जुन हंसा, देख लेंगे। उस दिन के बाद रघुवीर ने अपनी योजना और मजबूत कर ली। उसने सीधे हमला करने का फैसला नहीं किया। वो जानता था कि अर्जुन अब प्रशासन के करीब है, उस पर हमला करना आसान नहीं होगा। इसलिए उसने एक अलग रास्ता चुना, अर्जुन को अकेला करना। रघुवीर ने धीरे धीरे कुछ कैदियों के बीच ये बात फैलानी शुरू की कि अर्जुन जेल प्रशासन का आदमी है, मुखबिर है, और जो भी उसके करीब जाएगा वो फंस जाएगा। पहले तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे ये बात फैलने लगी। कुछ कैदी अर्जुन से दूरी बनाने लगे। जगत भी ये सब देख रहा था। एक दिन उसने अर्जुन को घूरते हुए कहा, तो तू मुखबिर बन गया है। अर्जुन ने सख्त लहजे में कहा, जो समझना है समझ ले। लेकिन अब हालात बदलने लगे थे। कुछ ही दिनों में अर्जुन पूरी तरह अकेला पड़ गया। अब वो पहले की तरह आत्मविश्वासी नहीं दिखता था। यही मौका था। एक रात जब सब सो रहे थे, रघुवीर धीरे धीरे अर्जुन के पास पहुंचा। बैरक में हल्की अंधेरी थी।
बाकी कैदी गहरी नींद में थे। अर्जुन ने हल्की सी आहट महसूस की और आंख खोल दी। सामने रघुवीर खड़ा था। तू? अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा। रघुवीर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस उसकी तरफ देखा, एक ठंडी, खामोश नजर। अर्जुन उठकर बैठ गया। क्या चाहता है? रघुवीर ने धीरे से कहा, हिसाब। अर्जुन ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ था। अब क्या करेगा? यहाँ गार्ड हर जगह हैं। रघुवीर ने जेब से एक पतली लोहे की कील निकाली जो उसने कई दिनों की मेहनत से छुपाकर रखी थी। अर्जुन की आंखें फैल गईं। तू पागल हो गया है? उसने फुसफुसाते हुए कहा। रघुवीर उसके बिल्कुल करीब आ गया। नहीं, अब समझदार हो गया हूँ। अगले ही पल उसने तेजी से वार किया। अर्जुन चीख भी नहीं पाया। कुछ सेकंड में ही सब खत्म हो गया। बैरक में फिर से सन्नाटा छा गया। रघुवीर वहीं खड़ा रहा, बिना किसी भाव के। कुछ देर बाद गार्ड्स को खबर मिली। हड़कंप मच गया। अर्जुन की लाश जमीन पर पड़ी थी। इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह तुरंत वहां पहुंचा। उसने चारों तरफ देखा, फिर रघुवीर पर नजर टिक गई। ये तूने किया है? उसने पूछा। रघुवीर ने बिना झिझक कहा, हाँ। पूरा बैरक चुप था। इंस्पेक्टर ने गुस्से में कहा, तुझे समझ नहीं आता। तेरी सजा और बढ़ेगी। रघुवीर ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, सजा से अब डर नहीं लगता। उसे तुरंत पकड़कर अलग ले जाया गया। इस बार मामला और गंभीर हो गया था। जेल के अंदर हत्या। कुछ दिनों बाद फिर से कोर्ट में पेशी हुई। जज ने सख्त शब्दों में कहा, तुम्हें पहले ही आजीवन कारावास की सजा दी जा चुकी है और अब तुमने जेल के अंदर भी हत्या की है। रघुवीर चुप खड़ा रहा। इसलिए तुम्हें अतिरिक्त सख्त कैद और बाकी जिंदगी उच्च सुरक्षा निगरानी में बितानी होगी। फैसला सुनाया जा चुका था। अब रघुवीर के लिए बाहर की दुनिया पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। उसे वापस जेल ले जाया गया, लेकिन इस बार सबसे अलग, एक ऐसी जगह जहां से निकलना लगभग नामुमकिन था। लेकिन उसके चेहरे पर अब भी वही ठंडापन था। ना पछतावा, ना डर, बस एक अजीब सी शांति, जैसे उसने अपना हर हिसाब बराबर कर लिया हो। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि हर अंत के बाद एक नया मोड़ आता है, और रघुवीर की जिंदगी में वो मोड़ अभी बाकी था। अब रघुवीर को जेल के सबसे सख्त हिस्से में रखा गया था, एक ऐसा सेक्शन जहां हर कैदी पर 24 घंटे नजर रहती थी। लोहे की मोटी सलाखें, सीसीटीवी कैमरे और हर घंटे गिनती। यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसकी कोठरी पहले से भी छोटी थी। दिन में सिर्फ एक बार बाहर निकलने की इजाजत मिलती थी, वो भी कुछ मिनटों के लिए। बाकी समय सिर्फ अकेलापन। पहले कुछ दिनों तक रघुवीर शांत रहा, जैसे उसे अब कुछ फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अंदर ही अंदर एक अलग ही जंग चल रही थी। अर्जुन को मारने के बाद उसे कुछ पल के लिए सुकून मिला था, लेकिन वो सुकून ज्यादा देर नहीं टिक पाया। अब जब वो अकेला होता तो उसके दिमाग में पुराने चेहरे आने लगे, माँ, पिता, छोटा भाई और यहाँ तक कि अर्जुन भी। एक रात वो अचानक नींद से जाग गया। उसे लगा जैसे कोई उसे घूर रहा है। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। ये क्या हो रहा है? उसने खुद से कहा। धीरे धीरे उसकी मानसिक हालत पर असर पड़ने लगा था। अगले दिन जेल का डॉक्टर उसे देखने आया। तुझे नींद नहीं आ रही? उसने पूछा। रघुवीर ने कुछ पल चुप रहकर कहा, आती है, लेकिन चैन नहीं मिलता। डॉक्टर ने उसे कुछ दवाएं दी और कहा, ज्यादा सोच मत। लेकिन सोच को कैसे रोका जा सकता था? कुछ दिनों बाद उसे थोड़ी राहत दी गई। उसे एक छोटे काम में लगाया गया, जहां वो बाकी कैदियों से थोड़ी देर के लिए मिल सकता था। वहीं उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग कैदी से हुई। नाम था हरिदास। हरिदास बाकी कैदियों से अलग था। वो शांत रहता, ज्यादा बोलता नहीं और हमेशा किसी किताब में डूबा रहता। एक दिन रघुवीर उसके पास बैठ गया। क्या पढ़ते रहते हो? उसने पूछा। हरिदास ने किताब बंद की और मुस्कुराया, जिंदगी को समझने की कोशिश। रघुवीर ने हल्की हंसी के साथ कहा, जिंदगी यहाँ। हरिदास ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जेल में ही असली जिंदगी समझ आती है। बाहर तो लोग बस भागते रहते हैं। रघुवीर कुछ पल के लिए चुप हो गया। तू क्यों आया यहाँ?
हरिदास ने पूछा। रघुवीर ने सीधा जवाब दिया, हत्या 2 बार। हरिदास ने सिर हिलाया जैसे उसे कोई हैरानी नहीं हुई। और अब? उसने पूछा। रघुवीर ने धीरे से कहा, अब कुछ नहीं बचा। हरिदास ने शांत स्वर में कहा, जब इंसान सोचता है कि कुछ नहीं बचा तभी सबसे ज्यादा बचा होता है। ये बात रघुवीर के दिल में कहीं बैठ गई। अगले कुछ दिनों में दोनों के बीच बातें बढ़ने लगीं। हरिदास उसे समझाता, गुस्सा सबसे बड़ा दुश्मन है। तूने जो किया वो बदल नहीं सकता, लेकिन तू आगे क्या करेगा वो तेरे हाथ में है। रघुवीर पहली बार किसी की बात ध्यान से सुन रहा था। धीरे धीरे उसके अंदर कुछ बदलने लगा। वो अब कम गुस्सा करता, ज्यादा सोचता। एक दिन उसने खुद से कहा, क्या मैं सच में खत्म हो चुका हूँ या अभी भी कुछ बचा है। उसी समय जेल में एक और घटना हुई। एक नया कैदी आया, बहुत छोटा, लगभग 18-19 साल का। उसका नाम था दीपक। उसे चोरी के आरोप में लाया गया था। वो डरा हुआ था, घबराया हुआ। कुछ कैदी उसे परेशान करने लगे। रघुवीर दूर से ये सब देख रहा था। पहले वो ऐसे मामलों में दखल नहीं देता था, लेकिन इस बार उसने कदम बढ़ाया। उसे छोड़ दो, उसने सख्त आवाज में कहा। बाकी कैदी उसे पहचानते थे, इसलिए तुरंत पीछे हट गए। दीपक ने डरते हुए पूछा, तुमने मेरी मदद क्यों की? रघुवीर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि मैं जानता हूँ ये रास्ता कहाँ ले जाता है। दीपक की आंखों में उम्मीद की हल्की सी चमक आई। उस दिन के बाद दीपक अक्सर रघुवीर के पास बैठने लगा। रघुवीर उसे समझाता, गलत रास्ता आसान लगता है, लेकिन अंत में सब कुछ छीन लेता है। ये वही बातें थीं जो कभी किसी ने उसे नहीं समझाईं। धीरे धीरे रघुवीर के अंदर एक नई भावना जन्म लेने लगी, पछतावा। लेकिन ये पछतावा उसे कमजोर नहीं बना रहा था, बल्कि उसे बदल रहा था। एक रात वो अपनी कोठरी में बैठा था और उसने खुद से कहा, मैं अपने अतीत को नहीं बदल सकता, लेकिन शायद किसी और का भविष्य बदल सकता हूँ। उसकी आंखों में अब पहली बार एक अलग सी चमक थी, गुस्से की नहीं, बल्कि समझ की। लेकिन क्या ये बदलाव उसे शांति देगा या उसका अतीत फिर से उसे खींच लाएगा? ये अभी तय होना बाकी था। जेल के सख्त माहौल में अब रघुवीर थोड़ा अलग दिखने लगा था। जहां पहले उसके चेहरे पर सिर्फ गुस्सा और ठंडापन होता था, अब वहां एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे वो हर चीज को समझने की कोशिश कर रहा हो। दीपक अक्सर उसके साथ बैठता और हरिदास की बातें भी अब रघुवीर के अंदर गूंजती रहती थीं। एक दिन दीपक ने पूछा, भैया, क्या कोई इंसान सच में बदल सकता है? रघुवीर कुछ पल चुप रहा। उसने अपनी उंगलियों को देखा, जैसे उनमें अपने किए हुए गुनाहों का बोझ महसूस कर रहा हो। फिर धीरे से बोला, बदल सकता है, लेकिन अतीत कभी नहीं बदलता। वो हमेशा पीछे खड़ा रहता है। दीपक ने सिर झुका लिया, मुझे डर लगता है, कहीं मैं भी। रघुवीर ने उसकी बात काट दी, तू नहीं बनेगा। अगर तूने अभी से संभल लिया तो सब ठीक हो सकता है। ये कहते हुए उसे खुद पर अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वो किसी और को वही रास्ता दिखा रहा था जो उसे कभी मिला ही नहीं। धीरे धीरे जेल में ये बात फैलने लगी कि रघुवीर अब पहले जैसा नहीं रहा। कुछ कैदी उसे कमजोर समझने लगे, कुछ उसे पागल, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो उसकी इज्जत करने लगे। लेकिन हर कोई खुश नहीं था। जगत, जो पहले उसका साथ देता था, अब उससे खफा था। उसे लगता था कि रघुवीर बदलकर जेल प्रशासन का आदमी बन गया है। एक दिन उसने रघुवीर को घूरते हुए कहा, क्या हुआ? अब संत बन गया है। रघुवीर ने शांत स्वर में जवाब दिया, बस समझ आ गया कि क्या सही है, क्या गलत। जगत जोर से हंसा, यहाँ सही गलत कुछ नहीं होता, यहाँ सिर्फ ताकत चलती है। रघुवीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ताकत वो नहीं होती जो दूसरों को डराए, असली ताकत वो होती है जो खुद को संभाले। ये सुनकर जगत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, बहुत बोलने लगा है तू। लेकिन इस बार रघुवीर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो वहां से उठकर चला गया। उस रात जगत ने अपने 2 आदमियों से कहा, इसको सबक सिखाना पड़ेगा, नहीं तो बाकी लोग भी बदलने लगेंगे।
अगले दिन काम के दौरान मौका मिलते ही जगत और उसके आदमी रघुवीर के पास पहुंचे। आज तुझे असली ताकत दिखाते हैं, जगत ने कहा। उसने अचानक रघुवीर पर हमला कर दिया। पहली वार में ही रघुवीर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन इस बार उसने जवाबी हमला नहीं किया। जगत के आदमी उसे मारते रहे। पास खड़े कैदी सब देख रहे थे, लेकिन कोई बीच में नहीं आया। कुछ सेकंड, फिर कुछ मिनट। रघुवीर ने खुद को बचाने की कोशिश भी नहीं की। आखिरकार गार्ड्स आए और सबको अलग किया। रघुवीर जमीन पर पड़ा था, खून से लथपथ। गार्ड्स उसे उठाकर मेडिकल रूम में ले गए। डॉक्टर ने पट्टियां बांधी और कहा, तूने जवाब क्यों नहीं दिया? तू खुद को बचा सकता था। रघुवीर ने धीरे से कहा, हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। डॉक्टर ने हैरानी से उसे देखा। उसी समय दीपक वहां पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे। भैया, ये सब मेरे कारण हुआ। रघुवीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं, ये मेरे अतीत का नतीजा है। कुछ दिनों तक रघुवीर को आराम करने के लिए अलग रखा गया। इस दौरान वो ज्यादा बोलता नहीं था, बस सोचता रहता था। एक रात उसने खुद से कहा, अगर मैं पहले समझ जाता तो शायद आज यहाँ नहीं होता। लेकिन अब पछतावे का कोई मतलब नहीं था। इसी बीच एक नई खबर आई। जेल में एक सामाजिक संस्था आने वाली थी कैदियों के सुधार के लिए। वो कुछ कैदियों को पढ़ाई और काम सिखाने का मौका देने वाले थे। जेलर ने कुछ नाम चुने और उनमें एक नाम था रघुवीर। जब उसे ये बताया गया तो वो कुछ पल के लिए चुप रह गया। क्यों? उसने पूछा। जेलर ने कहा, क्योंकि हमें लगता है तू बदलना चाहता है। रघुवीर ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके अंदर कुछ हिल गया। अगले दिन वो उस कार्यक्रम में शामिल हुआ। वहां कुछ लोग आए थे, साधारण कपड़ों में, लेकिन उनकी बातों में सच्चाई थी। उन्होंने कहा, गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन उसे स्वीकार करना और सुधारना सबसे बड़ी हिम्मत है। रघुवीर ध्यान से सुन रहा था। पहली बार उसे लगा कि शायद अभी भी कुछ बदला जा सकता है। उसने धीरे से अपनी मुट्ठी खोली, जैसे वो अपने अंदर की पकड़ ढीली कर रहा हो। लेकिन क्या समाज उसे कभी स्वीकार करेगा? क्या उसके किए हुए गुनाह उसे हमेशा के लिए कैदी बनाए रखेंगे? या फिर सच में एक नई शुरुआत संभव है? इन सवालों का जवाब अभी दूर था, लेकिन एक बात साफ थी, रघुवीर अब बदल रहा था, और ये बदलाव उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। जेल के उस छोटे से हॉल में रोज 2 घंटे के लिए क्लास लगती थी। कुछ कैदी वहां पढ़ना लिखना सीख रहे थे, कुछ सिलाई कढ़ाई और कुछ बस चुपचाप बैठकर सुनते थे। रघुवीर भी अब रोज वहां जाता था। शुरुआत में वो सिर्फ देखता था, लेकिन धीरे धीरे उसने हिस्सा लेना शुरू कर दिया। एक दिन संस्था के एक सदस्य, जिसका नाम विवेक था, ने उससे पूछा, तू पढ़ा लिखा है? रघुवीर ने कहा, इंटर तक, फिर जिंदगी ने कुछ और सिखा दिया। विवेक ने मुस्कुराकर कहा, जिंदगी कभी भी दोबारा सिखा सकती है, अगर तू सीखना चाहे तो। उस दिन के बाद रघुवीर ने किताबें उठानी शुरू कर दी। शुरुआत में उसे अजीब लगा, जैसे वो किसी और की जिंदगी जी रहा हो, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि ये भी एक रास्ता है। दीपक भी अब उसके साथ बैठता था। दोनों साथ पढ़ते, बातें करते। एक दिन दीपक ने कहा, भैया, अगर मैं यहाँ से निकल गया तो क्या लोग मुझे अपनाएंगे? रघुवीर कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, शायद नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू खुद को छोड़ दे। ये शब्द उसके अपने अनुभव से निकले थे। इसी बीच जेल में एक नई हलचल हुई। एक दिन जेलर ने रघुवीर को बुलाया। तुझसे कोई मिलने आया है, उसने कहा। रघुवीर चौंक गया। इतने सालों में उससे मिलने कोई नहीं आया था। कौन? उसने पूछा। जेलर ने सीधा जवाब नहीं दिया, चल खुद देख ले। रघुवीर विजिटर रूम में पहुंचा। सामने एक युवक खड़ा था, दुबला पतला, लेकिन आंखों में गुस्सा। पहचाना? उसने सख्त आवाज में पूछा। रघुवीर कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर उसकी आंखें फैल गईं। छोटू, उसके मुंह से निकला। वो उसका छोटा भाई था, रवि। रवि की आंखों में नफरत थी। मुझे इस नाम से मत बुलाओ। रघुवीर चुप हो गया। रवि ने आगे कहा,
तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। माँ चली गई, बाबूजी चले गए, और तुम जेल में सड़ रहे हो। हर शब्द रघुवीर के दिल पर चोट कर रहा था। मैं मजबूर था, उसने धीरे से कहा। रवि ने गुस्से में कहा, हर अपराधी यही कहता है। कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई। फिर रवि ने कहा, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि तुमसे कह सकूं कि अब मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। ये सुनकर रघुवीर का चेहरा सख्त हो गया, लेकिन अंदर से वो टूट गया। ठीक है, उसने धीरे से कहा। रवि मुड़ा और चला गया। रघुवीर वहीं खड़ा रह गया। उसके अंदर कुछ टूट चुका था, या शायद पूरी तरह बिखर चुका था। उस रात वो अपनी कोठरी में बैठा रहा, बिना हिले। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उसने उन्हें रोका नहीं। मैंने सब खो दिया, उसने खुद से कहा। अगले दिन वो क्लास में नहीं गया। दीपक उसे ढूंढता रहा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। हरिदास ने उसे कोने में बैठा देखा। क्या हुआ? उसने पूछा। रघुवीर ने धीमी आवाज में कहा, सब खत्म हो गया, मेरा अपना भाई भी मुझे छोड़ गया। हरिदास कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, जो चला गया वो अतीत है, जो बचा है वो भविष्य है। रघुवीर ने गुस्से में कहा, कौन सा भविष्य? मैं उम्र भर यहीं रहूंगा। हरिदास ने शांत स्वर में कहा, भविष्य सिर्फ बाहर की दुनिया नहीं होता, वो अंदर भी बनता है। ये बात सुनकर रघुवीर चुप हो गया। उसने पहली बार सोचा, क्या सच में वो अभी भी कुछ कर सकता है? अगले दिन वो फिर से क्लास में गया। इस बार वो पहले से ज्यादा ध्यान से सुन रहा था। उसने खुद से कहा, अगर मैं अपने लिए नहीं तो किसी और के लिए सही, मैं बदलूंगा। धीरे धीरे उसने पढ़ाई में रुचि बढ़ाई। वो अब बाकी कैदियों को भी सिखाने लगा, जो नहीं पढ़ सकते थे, उन्हें अक्षर पहचानना सिखाता। दीपक अब पूरी तरह बदल चुका था। वो मेहनत कर रहा था, सीख रहा था। एक दिन उसने कहा, भैया, मैं यहाँ से निकलकर कुछ अच्छा करूँगा। रघुवीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस यही सही रास्ता है। लेकिन इसी बीच एक नई खबर आई। जगत, जो अब भी रघुवीर से नफरत करता था, ने जेल के अंदर एक और बड़ा झगड़ा शुरू कर दिया था। इस बार मामला गंभीर था, और सबसे बड़ी बात, उसने इस बार सीधे रघुवीर को निशाना बनाया था। एक बार फिर अतीत वापस लौट रहा था, और इस बार टकराव पहले से ज्यादा खतरनाक होने वाला था। जेल के अंदर का माहौल फिर से भारी हो चुका था। जगत अब खुलेआम रघुवीर के खिलाफ हो गया था। जहां पहले लोग उससे डरते थे, अब कुछ लोग जगत के साथ खड़े दिखाई दे रहे थे। कारण साफ था, रघुवीर का बदलता व्यवहार। कुछ कैदियों को लगता था कि वो अब कमजोर हो गया है। एक सुबह काम के दौरान अचानक हंगामा मच गया। जगत और उसके आदमी एक कैदी को बुरी तरह पीट रहे थे। वो कैदी कोई और नहीं, दीपक था। तू बहुत उड़ने लगा है, जगत चिल्ला रहा था। उस रघुवीर के साथ रहकर खुद को बड़ा समझने लगा है। दीपक दर्द से चिल्ला रहा था, मैंने कुछ नहीं किया। रघुवीर दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके अंदर फिर से वही पुराना गुस्सा उबलने लगा। उसकी मुट्ठियां कस गईं। कुछ सेकंड के लिए वो वहीं खड़ा रहा, जैसे खुद से लड़ रहा हो। फिर अचानक वो आगे बढ़ा। बस, उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंजी। जगत ने मुड़कर देखा, आ गया संत। रघुवीर ने सीधे कहा, उसे छोड़ दे। जगत हंसा, और अगर न छोड़ूं तो? कुछ पल की खामोशी। फिर रघुवीर ने धीरे से कहा, तो फिर मैं मजबूर हो जाऊंगा। ये वही रघुवीर था, लेकिन आवाज अलग थी। इस बार उसमें गुस्से से ज्यादा नियंत्रण था। जगत ने उसे धक्का दिया, कर ले जो करना है। अगले ही पल दोनों आमने सामने थे। इस बार लड़ाई शुरू हुई, लेकिन अलग तरीके से। रघुवीर ने पहले वार को रोका, फिर खुद को बचाते हुए जगत को पीछे धकेला। वो सिर्फ खुद को और दीपक को बचा रहा था, ना ज्यादा ना कम। कुछ ही सेकंड में गार्ड्स वहां पहुंच गए और दोनों को अलग कर दिया गया। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। बाकी कैदियों ने देखा, रघुवीर ने हमला नहीं किया, सिर्फ बचाव किया। ये बात धीरे धीरे फैलने लगी। जेलर ने दोनों को अपने ऑफिस में बुलाया। क्या हो रहा है यहाँ? उसने सख्त आवाज में पूछा। जगत चुप रहा, लेकिन रघुवीर ने साफ कहा, वो उसे मार रहा था, मैंने रोका।
जेलर ने दोनों को चेतावनी दी, लेकिन इस बार सजा सिर्फ जगत को मिली, उसे अलग बैरक में भेज दिया गया। ये एक छोटा सा फैसला था, लेकिन उसका असर बड़ा था। अब कैदियों की नज़र में रघुवीर सिर्फ एक अपराधी नहीं रहा था, वो एक अलग तरह का इंसान बन रहा था। दीपक की हालत खराब थी, लेकिन वो बच गया। मेडिकल रूम में लेटे हुए उसने रघुवीर से कहा, भैया अगर आप नहीं आते तो मैं। रघुवीर ने उसकी बात बीच में ही रोक दी, अब तू मजबूत बन, किसी के सहारे मत रह। दीपक की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो डर के नहीं थे, आभार के थे। उसी शाम हरिदास ने रघुवीर से कहा, आज तूने सही मायने में ताकत दिखाई है। रघुवीर ने पूछा, कैसे? हरिदास मुस्कुराया, क्योंकि तूने खुद को काबू में रखा। असली जीत वही होती है। ये बात रघुवीर के दिल में गहराई तक उतर गई। अब वो सिर्फ बदल नहीं रहा था, वो एक नई पहचान बना रहा था। अगले कुछ हफ्तों में जेल का माहौल धीरे धीरे शांत होने लगा। रघुवीर अब नियमित रूप से क्लास में जाता, पढ़ता और दूसरों को सिखाता। कुछ कैदी जो पहले उससे डरते थे, अब उसके पास सलाह लेने आने लगे। भैया ये शब्द कैसे पढ़ते हैं? भैया ये काम कैसे करना है? और रघुवीर हर किसी की मदद करता। एक दिन संस्था के विवेक ने उसे अलग बुलाया। तुम में लीडरशिप है, उसने कहा। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें जेल के अंदर शिक्षा कार्यक्रम का हिस्सा बना सकते हैं। रघुवीर कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, अगर इससे किसी की जिंदगी बदल सकती है तो मैं तैयार हूँ। विवेक मुस्कुराया, यही असली बदलाव है। अब रघुवीर आधिकारिक रूप से उस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुका था। वो अब कैदियों को पढ़ाता, समझाता और उन्हें सही रास्ते की तरफ ले जाने की कोशिश करता। लेकिन उसके अंदर एक सवाल अभी भी था, क्या ये सब काफी है? क्या इससे उसके गुनाहों का बोझ हल्का हो जाएगा? एक रात वो अपनी कोठरी में बैठा था। उसने आंखें बंद की और अपने अतीत को याद किया, माँ, पिता, भाई, अपराध, खून। फिर उसने धीरे से कहा, मैं अपने गुनाहों को मिटा नहीं सकता, लेकिन शायद उनका मतलब बदल सकता हूँ। उसकी आंखों में अब एक नई शांति थी, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जिंदगी हमेशा आखिरी मोड़ पर सबसे बड़ा फैसला लेती है। और रघुवीर के सामने भी अब एक ऐसा ही फैसला आने वाला था, जो तय करेगा कि उसका अंत कैसा होगा। जेल में अब रघुवीर की पहचान पूरी तरह बदल चुकी थी। जहां पहले लोग उससे डरते थे, अब कई लोग उसे सम्मान की नज़र से देखते थे। वो कैदियों को पढ़ाता, समझाता और उन्हें गलत रास्ते से दूर रहने की सलाह देता। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं रहती, और शायद रघुवीर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। एक दिन सुबह अचानक जेल में अफरा तफरी मच गई। किचन एरिया में आग लग गई थी। धुआं तेजी से फैल रहा था। कैदी इधर उधर भाग रहे थे। गार्ड्स चिल्ला रहे थे, सब लाइन में रहो, घबराओ मत। लेकिन हालात काबू से बाहर होते जा रहे थे। रघुवीर उस समय पास ही था। उसने देखा कि कुछ कैदी धुएं में फंस गए हैं, उनमें दीपक भी था। दीपक जोर जोर से खांस रहा था, भैया बचाओ। रघुवीर के सामने एक पल के लिए दो रास्ते थे, या तो वो खुद को बचाकर बाहर निकल जाए, या फिर वापस उस आग में जाए। उसने एक सेकंड भी नहीं सोचा। यहीं रहना, उसने बाकी कैदियों से कहा और खुद अंदर की तरफ दौड़ पड़ा। धुआं इतना घना था कि कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। आंखों में जलन, सांस लेना मुश्किल, लेकिन वो आगे बढ़ता गया। दीपक, उसने जोर से आवाज लगाई। अंदर से हल्की सी आवाज आई, यहाँ। रघुवीर ने उसे ढूंढ लिया। दीपक जमीन पर गिर चुका था। उसने तुरंत उसे उठाया और बाहर की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन तभी उसने देखा एक और कैदी कोने में फंसा हुआ था, बेहोशी की हालत में। कुछ पल के लिए वो रुका। अगर वो उसे बचाने जाता तो खुद की जान भी खतरे में पड़ सकती थी। लेकिन फिर उसने बिना सोचे दूसरा कैदी भी उठाने की कोशिश की। अब दोनों को संभालते हुए बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। धुआं और बढ़ चुका था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, आंखें जल रही थीं। लेकिन उसने हार नहीं मानी। किसी तरह वो दोनों को खींचते हुए बाहर तक ले आया।
जैसे ही वो बाहर गिरा, गार्ड्स दौड़े और दोनों कैदियों को संभाला। रघुवीर जमीन पर पड़ा था, हौंफ रहा था। कुछ देर के लिए उसकी आंखें बंद हो गईं। जब उसने आंखें खोली तो सामने जेल खड़ा था। तू पागल है क्या? उसने कहा। तू खुद मर सकता था। रघुवीर ने धीरे से जवाब दिया, अगर मैं उन्हें नहीं बचाता तो मैं जीकर क्या करता। कुछ पल के लिए वहां खामोशी छा गई। दीपक होश में आया और रोते हुए बोला, भैया आपने मेरी जान बचाई। रघुवीर ने हल्की मुस्कान दी, अब अपनी जिंदगी खुद संभालना। उस दिन के बाद जेल में हर कोई इस घटना की बात करने लगा। रघुवीर ने अपनी जान जोखिम में डालकर 2 लोगों को बचाया। ये वही आदमी था जिसने कभी खून किया था और आज वही किसी की जान बचा रहा था। कुछ दिनों बाद जेल में एक खास मीटिंग हुई। जेलर, कुछ अधिकारी और संस्था के लोग मौजूद थे। जेलर ने कहा, रघुवीर ने जो किया है वो सिर्फ एक कैदी का काम नहीं है, ये इंसानियत है। विवेक ने भी कहा, हम ऐसे लोगों को समाज में वापस लाने की कोशिश करते हैं जो सच में बदल चुके हैं। रघुवीर चुपचाप खड़ा था। फिर जेलर ने आगे कहा, हम तेरे केस की फाइल दोबारा देख रहे हैं, हो सकता है कि तुझे कुछ राहत मिले। ये सुनकर रघुवीर कुछ पल के लिए हैरान रह गया। इतने सालों बाद पहली बार उसे एक उम्मीद दिखी, लेकिन उसके चेहरे पर ज्यादा खुशी नहीं थी। वो सिर्फ शांत था। उस रात वो अपनी कोठरी में बैठा था। उसने आसमान की तरफ देखा जो छोटी सी खिड़की से दिख रहा था। क्या मैं सच में बदल गया हूँ? उसने खुद से पूछा और अंदर से एक आवाज आई, हाँ, लेकिन क्या समाज उसे माफ करेगा? क्या उसका भाई कभी उसे स्वीकार करेगा? क्या वो कभी इस जेल से बाहर निकल पाएगा? ये सवाल अभी भी बाकी थे। जेल की दीवारें वही थीं, लेकिन रघुवीर के भीतर बहुत कुछ बदल चुका था। आग वाली घटना के बाद कई हफ्ते बीत गए। अब उसकी दिनचर्या पहले से भी ज्यादा व्यवस्थित हो गई थी। सुबह पढ़ाना, दोपहर में काम, शाम को क्लास और रात को वही खामोश सोच। लेकिन अब उस खामोशी में एक फर्क था। पहले उसमें अंधेरा था, अब उसमें सवाल थे। एक दिन जेलर ने उसे फिर बुलाया। तेरे केस पर ऊपर तक बात पहुंची है, उसने कहा। तेरी सजा कम करने की सिफारिश भेजी गई है। रघुवीर ने शांत स्वर में पूछा, मतलब ये कि अगर सब ठीक रहा तो कुछ सालों में तू बाहर आ सकता है। कुछ पल के लिए समय जैसे थम गया। इतने सालों बाद पहली बार बाहर शब्द उसके सामने आया था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई उत्साह नहीं था। और अगर न हुआ तो? उसने पूछा। जेलर ने सीधा जवाब दिया, तो तू यहीं रहेगा जैसे अब तक रहा है। रघुवीर ने सिर हिलाया, ठीक है। वो वहां से बाहर आ गया। रास्ते में दीपक मिला। उसने उत्साह में कहा, भैया सुना मैंने, आप बाहर जा सकते हो। रघुवीर हल्का सा मुस्कुराया, देखते हैं। दीपक ने कहा, आपको जरूर जाना चाहिए, आप यहाँ के नहीं हो। रघुवीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं जहाँ भी हूँ वही मेरी जगह है। ये सुनकर दीपक चुप हो गया। उस रात रघुवीर ने बहुत देर तक नींद नहीं ली। उसने अपने जीवन के हर पल को याद किया। बेरोजगारी, पहली चोरी, माँ की मौत, पिता का टूटना, हत्या, जेल और फिर बदलाव। उसने धीरे से कहा, अगर मुझे दूसरा मौका मिला तो क्या मैं उसे संभाल पाऊंगा? अंदर से कोई साफ जवाब नहीं आया। दिन बीतते गए। आखिर वो दिन आया जब फैसला सुनाया जाना था। जेल के ऑफिस में उसे बुलाया गया। कुछ अधिकारी बैठे थे, सामने उसकी फाइल रखी थी। एक अधिकारी ने कहा, रघुवीर, तुम्हारे व्यवहार और कार्यों को देखते हुए तुम्हारी सजा में आंशिक राहत दी जाती है। उसकी धड़कन एक पल के लिए तेज हुई, लेकिन अधिकारी ने आगे कहा, तुम्हें तुरंत रिहा नहीं किया जाएगा। कुछ और साल निगरानी में रहना होगा। एक अजीब सा सन्नाटा उसके अंदर उतर गया। ना पूरी आजादी, ना पूरी कैद, बस एक बीच का रास्ता। उसने धीरे से कहा, समझ गया। वो वहां से बाहर आ गया। दीपक उसका इंतजार कर रहा था। क्या हुआ? रघुवीर ने कहा, अभी नहीं, लेकिन शायद कभी। दीपक ने मुस्कुराते हुए कहा, यही काफी है। उसी शाम रघुवीर ने क्लास में सभी कैदियों को इकट्ठा किया। उसने पहली बार खुलकर अपनी कहानी सुनाई।
कैसे उसने गलत रास्ता चुना, कैसे उसने सब कुछ खो दिया और कैसे उसने बदलने की कोशिश की। सब लोग चुपचाप सुनते रहे। फिर उसने कहा, जिंदगी हमेशा दूसरा मौका नहीं देती, लेकिन अगर दे तो उसे गंवाना मत। उसकी आवाज में सच्चाई थी। उस रात हरिदास उसके पास आया। अब क्या सोचा है? उसने पूछा। रघुवीर ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, अब बस इतना चाहता हूं कि मेरे जैसे किसी और की जिंदगी बर्बाद ना हो। हरिदास ने मुस्कुराकर कहा, यही असली मुक्ति है। कुछ महीनों बाद दीपक की सजा पूरी हो गई। वो जेल से बाहर जाने वाला था। जाने से पहले वो रघुवीर के पास आया। भैया, मैं बाहर जा रहा हूँ, उसने कहा। रघुवीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जिंदगी को सही तरीके से जीना, यही सबसे बड़ी जीत है। दीपक की आंखों में आंसू थे। आपने मेरी जिंदगी बदल दी। रघुवीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब तू किसी और की बदलना। दीपक चला गया। रघुवीर वहीं खड़ा उसे जाता हुआ देखता रहा। उसकी आंखों में अब ना गुस्सा था, ना पछतावा, बस एक गहरी शांति। वो वापस अपनी कोठरी में आया। छोटी सी खिड़की से आसमान दिख रहा था। उसने धीरे से कहा, शायद यही मेरी सजा है और यही मेरी मुक्ति भी। बाहर की दुनिया उसके लिए अभी भी दूर थी, लेकिन अंदर की दुनिया अब बदल चुकी थी। और कभी कभी सबसे बड़ी आज़ादी बाहर नहीं, बल्कि अपने अंदर मिलती है। जिंदगी में फैसले छोटे लगते हैं, लेकिन उनका असर पूरी जिंदगी पर पड़ता है। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।